हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनका जो शरीर है वो बहुत ही छोटी छोटी इकाइयों का बनता है। ठीक है, जैसे आप मुझे बताइए कि जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है ना, तो घर बनाने के लिए जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होते हैं ईंट, ब्रिक। तो जैसे ईंट को जोड़ करके एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों हमारा जो शरीर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो बॉडी है ना, वो भी क्या है, इस प्रकार के छोटे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करने से बनता है। ये सबसे छोटी जो इकाई है, the smallest part which is repeatedly combined to form the entire body of organisms, complex organisms, ये कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल। तो बायोलॉजी में बच्चों सबसे पहला जो स्टडी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेल की, क्योंकि सेल से लिविंग बीइंग्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या होता है सेल, सेल की बनावट क्या है, सेल में कामकाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब चीजें हमको डिटेल में देखनी है। तो बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग है ना वो यहाँ से होती है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा बच्चों चैप्टर 8 का पार्ट नंबर 1 है, स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। सेल, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी सबसे छोटी मूलभूत फंडामेंटल यूनिट है क्या, एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी का जो निर्माण है, स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो सेल्स के जुड़ने से हुई है। एंड सेकेंडली जो कामकाज होते हैं, लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, वाइटल फंक्शंस होते हैं जो जीवन को जारी रखने के लिए चाहिए, जरूरी हैं, वो सारे के सारे कामकाज भी सेल के अंदर ही होते हैं। समझ में आ गया? तो सब कुछ क्या है, सेल है। सेल नहीं तो लिविंग बीइंग्स का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर? सो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल इज संरचनात्मक इकाई and functional is क्रियात्मक इकाई। All the functions take place inside a cell and likewise cells are responsible for making the entire structure, body design of any organism। Clear? ये तो था बच्चों सेल। ओके, और बच्चों सेल जो होते हैं ना, क्योंकि उनके कामकाज अलग अलग है, इसी हिसाब से उनके अलग अलग शेप साइजेस होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि कितने प्रकार के शेप और साइजेस होते हैं सेल के। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों। सेल अकेला कभी काम नहीं करता। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका पूरा का पूरा शरीर में सिर्फ एक ही सेल होता है, इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। आगे एग्जांपल्स में देख लेंगे हम। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका पूरा शरीर है, इट में कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इवन बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ट्रिलियन मतलब एक क्या कि 12 जीरो लग जाए, इतने सारे सेल्स भी हो सकते हैं, मिलियन टाइम्स सेल्स भी हो सकते हैं। तो हमारा ह्यूमन बॉडी इसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर। तो एक सिंगल सेल वाले जीव भी होते हैं और मल्टी सेलुलर, बहुत बड़ी संख्या में सेल्स के बने हुए जीव भी होते हैं मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर में हमारे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, क्लमाइडोमोनास। मैं बाद में एग्जांपल्स दिखा दूंगा आपको। तो बेसिकली सेल क्या हो गया, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे बच्चों जो सेल है इसको डिस्कवर किसने किया। तो बच्चों द डिस्कवरी डेट्स बैक टू ईयर 1665। 1665 में बच्चों रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट कौन, रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। ठीक है, तो उस समय बच्चों बहुत ही उन्नत हमारे माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल नहीं थे। सेल बहुत ही छोटा होता है साइज के अंदर, तो माइक्रोस्कोप्स कई प्रकार के होते हैं। हम एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स होता है जो बीच में से मोटा उठा होता है, ठीक है, उस सिंपल से कॉन्वेक्स लेंस को एक छोटे से सिंपल माइक्रोस्कोप की भांति यूज करके हम सेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया बच्चों, एक पेड़ की छाल ली। पेड़ था ओक ट्री, बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है इसकी, और इस ओक ट्री का जो बाहर की जो छाल होती है उसको हम बार्क या फिर कॉर्क टिश्यू बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी छाल ली, उस छाल की बहुत ही गीला करके उसको थोड़ा सॉफ्टन अप किया और पतली सी स्लाइस ब्लेड से काटी, और उस पतली सी स्लाइस को उसने क्या है माइक्रोस्कोप में देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक माइक्रोस्कोप की विशेषता होती है, 40 से 50 गुना बड़ा करके चीज को दिखा सकता है। तो जो उसने देखा वो कुछ ऐसा था, समझ में आ गया। तो ये हमारे जो लेंस है उसका शेप है, माइक्रोस्कोप का शेप है, उसका जो ट्यूब है उसका, और उसके अंदर उसको क्या दिखाई दिया, कुछ हेक्सागोनल बॉक्स में कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। ये बिल्कुल ऐसा था जैसा कि हनीकॉम्ब होता है ना, हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिखाई दिया उसको। और हर एक उसने छोटे छोटे जो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट थे, बॉक्स में स्ट्रक्चर थे, उसी ने इसको नाम दिया सेल। तो सेल्यूला
लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, खाना, बॉक्स, ठीक। तो बाद में आगे चल के यही कंपार्टमेंट क्या कहलाया, सेल कहलाया। तो बच्चों जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल थे, क्या थे वो, डेड सेल। इसके अंदर कोई भी लिविंग कंपाउंड नहीं है, तो ये सिर्फ सेल की बाउंड्री है। आगे चल के हम देखेंगे जो जीवित सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे कामकाजी हिस्से होते हैं। फिलहाल अंदर का सब चीज सूख गई है तो ये हार्ड हो गया, डेड सेल्स है। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वर ओनली द बाउंड्रीज, सेल वॉल्स ऑफ द डेड सेल्स। ओके, तो ये था बच्चों डिस्कवरी सेल की, जो कि की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा इन द ईयर 1665। आगे चल के बच्चों एक पर्सन था जो कि किसी ऑप्टिशियन की दुकान पे काम करता था, चश्मे की दुकान पे काम करता था, ठीक है। और चश्मे नॉर्मली लेंसेज वगैरह लगते हैं उनके अंदर, तो गलती से उसने बाय मिस्टेक दो लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, ये तो एक सिंगल लेंस का बना हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा इसने, तो दो लेंसेज को उसने आगे पीछे से रख लिया। तो उसने क्या देखा, जो सामने जो चीज है बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया, ये 40-50 गुना से ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखाता। बट जब उस ऑप्टिशियन की दुकान पे काम करने वाले पर्सन ने दो लेंसेज को आगे पीछे रख के देखा तो बहुत ज्यादा चीज बड़ी दिखाई देती है। इस प्रकार से दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो माइक्रोस्कोप है उसका इजाद हुआ, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसकी खोज की एंटोन वान लिवेनॉक ने। कोई बायोलॉजी से लेना देना नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, सिर्फ ऑप्टिशियन की दुकान पे काम करने वाला पर्सन था, बट ही वाज फेमस फॉर डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने के बाद उसने तालाब से पानी का सैंपल लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा, उसको बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस प्रकार की कुछ चीजें दिखाई दी। आपके बुक में डायग्राम्स होंगे इनके यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोप्स के। तो पहली बार लिविंग सेल्स को देखने का, डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटोन वान लिवेनहॉक। स्पेलिंग पे गौर करना, एंटोन ए कैपिटल वी स्मॉल वैन ल्यू वैन हॉक, तोड़ के करना, ल्यू LW ल्यू, फिर वैन एंड हॉक, क्लियर है। सो एंटोन वान लिवेनहॉक, he is credited with the discovery of compound microscope and he was the first to observe the living cells. ओके, एक्वाटिक जो वाटर बॉडीज है उसमें से पहले लिविंग सेल की खोज की या देखा उसने माइक्रोस्कोप में, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड एंड हु ऑब्जर्व्ड द डेड सेल्स फर्स्ट एंड द लिविंग सेल्स फर्स्ट। ओके, अब बच्चों इसका मैंने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन जो होती है, बड़ा दिखाने की क्षमता वो काफ़ी कम होती है, वो लगभग मैंने बताया 30-40 गुना ही होती है। इसकी होती है नॉर्मली 400 से लेकर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप 400 से लेकर के 1000 गुना तक बड़ा दिखा सकता है। अब कई बार क्या होता है, ये सेल तक को तो दिखा देता है, लेकिन कई बार सेल के अंदर क्या और भी ज्यादा बड़ा करके हमको देखना है, तो उसके लिए हमको और भी ज्यादा उन्नत माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो आज के जो बेहतरीन माइक्रोस्कोप से बच्चों वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की बीम यूज करते हैं इसमें, और ये बच्चों 1 लाख से कम 10 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है चीज को, 1 लाख टाइम्स बिग। तो बहुत बेहतरीन माइक्रोस्कोप है, ये काफी भारी भरकम होता है, ये महंगे भी हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो सेल के बहुत ज्यादा अंदर डीप पे बहुत बड़े, एक सेल को एक तरह से क्रिकेट के स्टेडियम की तरह दिखा सकता है। तो वहाँ पे बैठा एक दर्शक भी आपको दिख जाएगा, सेल के बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। सो द मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टिल डेट। तो इसकी खोज की नॉल एंड रस्का ने, नॉल एंड रस्का। सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उसके बाद हम देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, उसमें कई प्रकार के सेल्स हमको देखने को मिलते हैं, लिविंग सेल्स। अब सेल जीवों में अलग अलग हैं, फंक्शंस उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो आप एलिफेंट ले लो, बेनियन ट्री ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, फ्रॉग ले लो, अर्थवर्म, कॉकरोच, एनीथिंग, टेक एनीथिंग, इवन अमीबा ले लो बहुत छोटा सा, इन सब के सेल्स में कुछ मूलभूत समानता होगी। देयर आर सर्टेन फंडामेंटल सिमिलरिटीज इन ईच एंड एवरी सेल, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता हो, चाहे वो प्लांट से आता हो, चाहे वो एनिमल से आता हो। समझ में आ गया? तो ये मूलभूत समानताएं क्या है, इसको सेल थ्योरी के रूप में प्रेजेंट किया इन दो पर्सन्स ने, शेल्डिन एंड श्वान। पढ़ेंगे कैसे? शेल्डिन एंड श्वान, दे वर द फर्स्ट टू प्रेजेंट द सेल थ्योरी। क्या कहती है ये सेल थ्योरी, समझते हैं ध्यान से। मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, बाद में लिखवा देंगे आपको। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
दे आर एंटायरली और पार्टली मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर पार्ट्स। लिविंग बींग्स की संरचना सेल से हुई है या सेल के हिस्सों से हुई है? इसका मतलब सेल ही वो सबसे छोटी इकाई है जो लिविंग बींग्स के स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो ऑल, फर्स्ट पॉइंट इनका क्या है? ऑल अदर लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 सेल थ्योरी का, ठीक है कि नहीं? उसके बाद उन्होंने बताया बच्चों कि जितने भी सेल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, चाहे कोई भी सोर्स हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म से ले लो, उनमें देयर इज अ फंडामेंटल सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एज वेल एज फंक्शन। उनकी बनावट में समानता है और सेल्स के जो अलग अलग कामकाजी हिस्से हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो मोर और लेस सेम है, चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। सो दे बियर ए फंडामेंटल सिमिलरिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड देयर स्ट्रक्चर, इनमें समानता होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया कि ये जो सेल होते हैं ना, ये सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो नए सेल बनाते हैं, ठीक है। तो जो नया सेल बनेगा वो हमेशा पहले से जो मौजूद लिविंग सेल है उसके डिवीजन से ही बन सकता है। समझ में आ गया? तो अब मान लीजिए ये नया सेल बन गया और ये पहले से मौजूद सेल है, तो जो पहले से मौजूद सेल है उसी के डिवीजन के उपरांत ही नया सेल बनेगा। तो दिस इज न्यू सेल एंड दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल। तो अगला जो तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया वो क्या बताया? एवरी न्यू सेल अराइजेज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आ गया? हर नया सेल जो है उसका निर्माण पहले से मौजूद सेल से ही होता है। समझ में आ गया? एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेल थ्योरी का है वो क्या है बच्चों? कि सेल ना दो प्रकार की इकाई तो है, स्ट्रक्चरल इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चर निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल, फंक्शनल इकाई है, कामकाजी इकाई भी है। उसके अलावा ये एक और प्रकार की इकाई भी है, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। पहले मतलब समझते हैं ये हेरिडिटी क्या चीज है। शब्द क्या है? पहले हेयर की स्पेलिंग लिखेंगे फिर डिटी, ए की आई है, HERI नहीं लिखना है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है बच्चों, लिविंग बींग्स में बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स में कुछ लक्षण होंगे, ट्रेट्स होंगे, गुण होंगे, वो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए होंगे। समझ में आया कि नहीं? आपके पेरेंट्स को आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिले होंगे। सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। इस प्रकार के गुण जो एक पीढ़ी से ट्रांसफर होकर अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, इन कैरेक्टर्स को कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या फिर जेनेटिक कैरेक्टर्स। समझ में आ गया? और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में इन कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ये कहलाता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स तो वो होते हैं जो लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं एक पीढ़ी से, और उनके जाने की जो प्रक्रिया है ना वो कहलाती है हेरिडिटी। अब इंपॉर्टेंट ये कि एक पीढ़ी में कुछ गुण है, सपोज XYZ कोई गुण है, वो अगली पीढ़ी में कैसे गया, क्या चीज है कि जो गुण लेके गई, तो ये सब सेल का काम है। ये एक सेल है, सेल जब डिवाइड करता है ना तो सेल के अंदर उसका एक कंट्रोल हाउस होता है जो उसकी सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस कहते हैं, बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो सेल जब डिवाइड करता है तो उसके न्यूक्लियस के भी दो हिस्से हो जाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर ही सारे जो लक्षण है उसको कंट्रोल करने के लिए एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर सारे लक्षण क्या देखते हैं। समझ आ गया? ये मटेरियल कहलाता है DNA। फुल फॉर्म इसका है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA। ये हेरिडिटी की इकाई है। अगर DNA जा रहा है ना सेल में डिवीजन के साथ में, तो जब भी सेल डिवाइड करता है तो उसका सेल के दो पीस हो गए तो न्यूक्लियस भी दो भागों में बट गया। तो न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है और DNA अपने आप को रिप्लिकेट करता है, डबल कर लेता है, और डबल करने का एक इस सेल में चला गया, एक सेल में चला गया, और ये एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं। तो जितने लक्षण इस सेल में बिल्कुल उतने के उतने कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण दूसरे सेल में भी होंगे। तो इस प्रकार से जो नया सेल, एक होगा पेरेंट मान ले तो दूसरा नया हो गया, तो नए सेल के अंदर जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उसको ट्रांसफर करने का काम सेल ही करता है। सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, मैंने बताया DNA, तो DNA इज द हेरिडिटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये पॉइंट नंबर 4 है। समझ में आ गया? तो ये बेसिक चीजें हैं सेल थ्योरी में। तो अब हम लिख लेते हैं बच्चों सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या क्या हैं। मैं रब करने जा रहा हूँ ये, ठीक है। तो सेल थ्योरी
किसने दी थी? SCHLEIDEN, शेलिडीन एंड श्वान, SCHWANN। पहला पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all the living organisms are made up of cells and their components। या तो सेल्स के बने होते हैं या कंपोनेंट। अच्छा एक और चीज है, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसमें सेल से भी कम हिस्सा, सेल के हिस्से ही होते हैं। वायरस इसके उदाहरण है। वायरस में कंप्लीट सेल के सारे हिस्से नहीं होते। मैं बताऊंगा कंप्लीट सेल का क्या मतलब है। सेल में कितने पार्ट होने से सेल कहलाएगा, एक भी हिस्सा एब्सेंट हो गया तो सेल नहीं कहलाएगा। तो सेल के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं, ये तीनों होंगे तो वो सेल कहलाएगा। 3 में से एक भी एब्सेंट हो गया ना तो फिर वो कंपोनेंट हो गए सेल के, वो सेल नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना? सेकंड, जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर फंडामेंटल समानता है स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में और फंक्शन में। ठीक है, हम लिख लेते हैं ऑल द सेल्स, है ना? ऑल द सेल्स बियर, बियर मतलब रखते हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटी in structure, chemical composition and functions। ठीक है, कामकाज में समानता, हिस्सों में समानता, बनावट में समानता, ये मूलभूत समानता सभी सेल्स में होती है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो। तीसरा मैंने क्या बताया था? Every new cell arises by the division of pre-existing cells। Every new cell arises by the division of pre-existing सेल। समझ में आ गया? पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से ही नए सेल का निर्माण होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, न केवल ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल इकाई है बल्कि ये हेरिडिटरी इकाई भी है। अ सेल इज ऑल्सो अ हेरिडिटरी यूनिट एज इट contains genetic material। क्या नाम है उसका? in the form of DNA। जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA। इसका फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है वैसे। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइक एसिड, ये है बच्चों। ठीक है कि नहीं? क्या 9th में नहीं तो आप याद कर लेना, बस आप DNA याद रखेंगे। ठीक है कि नहीं? क्या तो इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA। ठीक है, DNA क्या करता है? DNA ही एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैरेक्टर्स के लिए ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। DNA इज responsible for transfer of characters from one generation to other। समझ में आ गया? ये है डीएनए का मेन रोल। क्लियर? तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये है बच्चों सेल थ्योरी। ठीक है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रख लेंगे बच्चों, सेल थ्योरी। ठीक है ना? तो ये आपको 9th क्लास में भी सेम चैप्टर रिपीट किया हुआ और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में, तो आप इसके बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों सेल थ्योरी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा सेल होता है ना, उसके
मेन फंडामेंटल 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है कि नहीं, क्या उसके बिना सेल नहीं बनेगा, तो तीनों हिस्से होना जरूरी है, ठीक है। फिर कितने प्रकार के सेल्स हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं, वो सब देखेंगे, ठीक। तो उसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ के रब किया जाए, ओके फाइन। बच्चों सेल के तीन जरूरी पार्ट हैं, 3 एसेंशियल पार्ट्स। सबसे पहला होता है बच्चों, या तो बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा का मतलब होता है जेली जैसा, न तो सॉलिड न लिक्विड, जेल। तो एक तरह से सेल जो होता है ना जेली जैसा होता है। आप अपना हाथ गाल को ऐसे करो, पिलपिला लगता ही है, तो ये ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, तो इसके अंदर सेल्स हैं। अपनी जीभ है, टंग सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, पिलपिली है। तो इस प्रकार की चीज जेली जैसी सब्सटेंस कहलाती है। तो हमारा पूरा शरीर एक तरह से जेली जैसी चीज का बना हुआ है। कुछ इनफैक्ट हार्ड चीजें भी हैं, हड्डियां भी हैं, बट नॉर्मली जो सेल्स हैं वो जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा, ये सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ठीक है। इसका सेकंड चीज आता है बच्चों हमारा साइटोप्लाज्म। सेकंड चीज क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड चीज आता है हमारा न्यूक्लियस। ये 3 चीज बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये तो है क्या, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग। आगे बताएंगे, थिन है, डेलिकेट है, सबसे बाहर की लिविंग कवरिंग है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म बच्चों ये अंदर जेली लाइक मटेरियल है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, वैसे तो सब कुछ ही जेली है, क्या लिखा मैंने, जेली लाइक मटेरियल कंटेनिंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। अब सुनना ध्यान से, हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है और हमारे जैसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स में तरह तरह के फंक्शंस होते हैं। इन सारे कामकाजों को कैरी आउट करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक है, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और भी ऑर्गन्स। उसके अलावा हमारी किडनी है, वेस्ट फ्लूइड का काम करता है। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंपिंग का काम करता है। ब्रेन बाकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल में रखता है। तो अलग अलग ऑर्गन्स का, लंग्स है, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझाएगा कि नहीं का। तो अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग कामकाज है हमारे शरीर में। उसी प्रकार से बच्चों, जिस प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कामकाजी हिस्सों को ऑर्गन कहते हैं, सेल के जो कामकाजी पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनेल कहते हैं। समझ में आ गया। तो जो काम हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का है, अलग अलग काम परफॉर्म करना, वही काम सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स का, ऑर्गेनेली नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल्स, ओके। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज अ जेली लाइक मटेरियल व्हिच कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गन्स। 8 अलग अलग प्रकार की सेल ऑर्गन्स हैं, मैं इसकी लिस्ट बता दूंगा। और ये है हमारा कंट्रोल्स वाइटल सेल्यूलर एक्टिविटीज। ये सेल की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो एक तरह से इसका ब्रेन समझ लो, कंट्रोल हाउस है। समझ में आ गया। ये आउटर कवरिंग है, ये कामकाजी हिस्सा है सारा, और ये क्या है, नियंत्रण है। यहाँ से क्या है, पूरा कंट्रोल होता है सेल की एक्टिविटीज। क्लियर है। चलिए, तो अभी जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है। तो अगर मैं ब्रीफ में बना दूं, एक सिंपल सा सेल का डायग्राम बना दूं। ये सबसे बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा सेंटर पे न्यूक्लियस हो गया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, और इसके अंदर हमारी बहुत सारी कामकाजी सेल ऑर्गन्स होंगे अलग अलग। मैं ज़्यादा डिटेल में भी बना नहीं रहा हूँ, 1 बाय 1 बाद में बना दूंगा। तो इसको तो कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल पहला जरूरी पार्ट, ये होना ही चाहिए। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सारे कामकाजी हिस्से हैं, मैंने बताया सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और इसको कहते हैं न्यूक्लियस।
जितने भी चीज को हम सेल कह रहे हैं तो मतलब ये 3 चीज होना जरूरी है। अगर मान लीजिए साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन ही गायब होगी, तो हम उसको सेल का दर्जा नहीं देंगे। समझ में आ गया? सो फॉर एनीथिंग टू बी अ सेल दीज 3 पार्ट्स मस्ट बी कंपलसरी। इससे अलावा कुछ किसी में ज्यादा भी होता है। अब नॉर्मली जो सेल्स हैं उसको हमने 2 मेन कैटेगरीज में बांटा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो बच्चों एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स नॉर्मली उसमें क्या होता है कि वो पानी कम पीते हैं, तो जो भी पानी सेल के अंदर घुस जाता है उसका बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, तो वहां तो एनिमल्स में सिर्फ सबसे बाहर की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही है। लेकिन प्लांट्स वो पता है प्यास नहीं लगती तो भी पानी लेते रहते हैं जमीन से। समझ में आ गया? तो उनके सेल्स जो होते हैं ना उसके अंदर खूब सारा पानी भर जाता है। पानी भरने से क्या होता है, वो बाहर की ओर दबाव लगता है, तो इस आउटवर्ड वाटर के द्वारा जो प्रेशर लगता है बाहर को उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके कारण सेल फट सकता है। तो सेल को फूटने से बचाने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव टफ कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये लिविंग है सब कुछ, अभी तक जो मैंने बताया तीनों, ये डेड है, इनइलास्टिक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारा देखा होगा आपने फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर होता है, उसमें हवा भरते हैं, वो सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके बाहर एक टफ मेम्ब्रेन होती है जो अंदर से रक्षा करती है। आपके बाइसिकल में देखना एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हवा भरते हैं और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर एक टायर होता है जो कि इनइलास्टिक और टफ होता है। तो जैसे टायर ट्यूब की रक्षा करता है, इसी प्रकार से फट जाने से रक्षा करता है, उसी प्रकार से क्या है जो सेल वॉल है वो रक्षा करती है सेल मेम्ब्रेन की। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। कहाँ होती है ये सिर्फ? तो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। समझ में आ गया? क्योंकि प्लांट सेल्स को ही ज्यादा वाटर के आउटवर्ड प्रेशर को झेलना पड़ता है, जबकि एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ है नहीं। तो बेसिक डिफरेंस प्लांट सेल एनिमल सेल में। तो जो अगर एनिमल सेल है तो उसमें ये 3 चीजें तो पक्का पक्का होंगी। प्लांट सेल में ये चौथी एडिशनल मेम्ब्रेन होगी, ये डेड मेम्ब्रेन है। समझ में आ गया कि नहीं? अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो तीनों है ना, तीनों लिविंग जेली, ये तीनों ही जेली है, तीनों ही लिविंग मैटर है। इन तीनों को इकट्ठा मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। So in general, what is protoplasm? The living jelly-like material of cell. The living jelly-like material of cell. समझ आ गया? तो प्रोटोप्लाज्म में तीनों चीज आ गई। सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं होता, ये डेड है। तो लिविंग चीजें ही प्रोटोप्लाज्म बनाती है, डेड चीज प्रोटोप्लाज्म नहीं बनाती। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल, हमारा शरीर जिन सेल्स का बना है उन सेल में ये 3 चीज ही हैं, ये नहीं है। सो एक्चुअल में हमारे शरीर पूरा प्रोटोप्लाज्म ही है। एवरीथिंग वी आर मेड ऑफ इज नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म। जबकि प्लांट्स में प्रोटोप्लाज्म के अलावा एक एक्स्ट्रा चीज और भी है, दैट इज सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है। और ये स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स की बनती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन या पेक्टोज। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन स्पेशल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि इसको रिजिड और हार्ड बनाते हैं, जिससे कि सेल क्या है वो वाटर के कारण जो प्रेशर है उसको झेल पाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी सेल की। तो ये 3 सब में, अब चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, ये 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लांट सेल में ये बस एक्स्ट्रा है। ओके, तो क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ ए सेल? सो द फंडामेंटल पार्ट्स आर, फर्स्ट वन द सेल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन। ओके, ये बनती है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं, बाद में लिखवा देंगे इसको। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बच्चों 2 मेन कंपोनेंट्स की बनती है। पहला है प्रोटीन और दूसरा है लिपिड। लिपिड होते हैं फैट्स, तो प्रोटीन और लिपिड की बनती है। तो इसमें क्या 2 अलग अलग लिपिड के लेयर होती हैं, फैट की एक लेयर, दूसरी लेयर, और उसके बीच में प्रोटीन धसे होते हैं कहीं कहीं। समझ आ गया? तो इस प्रकार से डबल लेयर मेम्ब्रेन है, प्रोटीन और लिपिड की बनती है। लिपिड इज फैट। ठीक, ये तो हो गया बनावट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। समझ में आ गया? उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको काम क्या करती है। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 3 काम करती है। सबसे पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की बाउंड्री डिसाइड करती है। सबसे पहले सेल बनाया मैंने, सेल का सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन बनाया, और मेम्ब्रेन बनाने से पता लगा कि हाँ इतना बड़ा सेल है और ये राउंड शेप का है, ओवल शेप का है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स शेप एंड साइज टू द सेल। अब ये मेम्ब्रेन ही गायब कर दूंगा तो हमको क्या पता लगेगा सेल की बाउंड्री कहाँ तक है, कैसा दिखता है, क्या शेप है, क्या साइज है उसका, कितना बड़ा है। समझ में आ गया? जिस प्रकार से कमरे की दीवारें हमको कमरे के साइज के बारे में बताती हैं, इसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप और साइज डिसाइड करती है।
सेकंड इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर के जो डेलिकेट सॉफ्ट पार्ट्स है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म के जो कामकाजी हिस्से हैं उनकी रक्षा करती है, समझ आ गया? उनको इंजुरी से, चोट से बचाती है, बाहर के एनवायरमेंट से बचा के रखती है। दीवारें हमारी क्या करती है, कमरे की दीवारें हमारी क्या करती है, बहुत ठंड से, गर्मी से, धूप बारिश से बचाती है, सेम काम प्रोटेक्शन है। तो दूसरा क्या है, द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, चोट से बचाती है, डैमेज से बचाती है, समझ में आ गया? तो पहला क्या बताया मैंने, इट गिव्स शेप एंड साइज टू द सेल, सेकंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, इनर पार्ट्स, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इट रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ जरूरी चीजें जो सेल के अंदर जानी, भाई भोजन है, भोजन जो भी हम खाते हैं डाइजेस्ट हो गया तो सेल के अंदर ही जाएगा, सेल के अंदर जलेगा, एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी सेल यूज करेगा, कामकाज सेल के अंदर ही होना है, तो अल्टीमेटली भोजन सेल को चाहिए, समझ में आ गया? जो हम खाते हैं सेल तक पहुंचता है, तो अंदर जाएगा कैसे? और कई बार अंदर वेस्ट मटेरियल बन गए, वो बाहर आएंगे कैसे? तो आना जाना जो होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, समझ में आ गया? आपको मान लो बहुत ही कड़वी दवा देनी है, जिसको मतलब बहुत भयंकर ही कड़वी है, तो सीधी बात मुंह से तो लोगे नहीं आप, तो क्या करते हैं, इंजेक्शन से। अब आपकी जो आउटर मोस्ट स्किन है वो आपकी रक्षा करती है, तो इंजेक्शन क्या करता है, उसको पार ले जा करके दवाई अंदर डायरेक्ट ही पहुंचा देता है बिना टंग पे दिए। तो इसका मतलब स्किन से कुछ चीज बाहर आनी है या जानी है तो उसको स्किन को तो पार करना ही पड़ेगा, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको पार करेगा तभी तो आउटसाइड आएगा या तभी अंदर जाएगा। तो इट रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, समझ आ गया? अब सब कुछ अंदर बाहर आने जाने नहीं देती, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं, मैंने बताया ये हमारी एक लेयर है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है ना, तो सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर है, और ऊपर लिपिड, लिपिड बीच में प्रोटीन, ये प्रोटीन है ना बच्चों, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो स्प्रिंग है एक तरह से गुफा जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। अब कोई मॉलिक्यूल है तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और एक होता है छोटा सा मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल का साइज काफी है इसके अंदर से गुजरने के लिए, समझ में आ गया? तो इसका मतलब इसको तो पार जाने देगी, इसको रोक देगी। तो इसका मतलब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट सेलेक्टिवली अलाउज सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू इट, जबकि साइज में बड़ा हो गया ना उसको रोक देती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मींस पार्टली परमिएबल, इट अलाउज सम मटेरियल्स टू पास थ्रू व्हेयरएज इट डज नॉट अलाउ बिगर मटेरियल्स टू पास थ्रू। अब अगर इसको अंदर जाना है तो इसको टूटना पड़ेगा हिस्सों में, इसी चीज को बोलते हैं डाइजेशन। अब टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में बदल जाएगा, छोटे पार्ट में बदल जाएगा तो ये पार्ट चला जाएगा, समझ में आ गया? सो व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सेमी मतलब पार्टली, सेमी परमिएबल, इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। जिस प्रकार से एक कोई मान लो एक सिक्योरिटी वाला एरिया, वहां पे गार्ड लगा के रखते हैं तो वो बिल्कुल आईडी चेक कर करके आने जाने देता है कहीं पे, बिल्कुल इसी प्रकार से ये तो हर चीज को आर पार जाने देगी नहीं, किसी को जाने देगी किसी को रोक देगी, समझ में? ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो प्रोटीन्स है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहलाते हैं, इनके आर पार ही क्या है, ये चीजें आती जाती है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, इट रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट अलाउज सम मेटल्स टू पास थ्रू व्हेयरएज इट डज नॉट अलाउ सम मेटल्स टू पास थ्रू, समझ में आ गया? तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट थिन डेलिकेट लिविंग कवरिंग ऑफ ईच सेल, नंबर 1 क्या होता है, ठीक? दूसरी बात क्या बताया मैंने, मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स एंड सम प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, 2 हो गया। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज फंक्शंस क्या है इसके, 3 पार्ट्स बताए मैंने, पहला इट गिव्स शेप एंड साइज टू द सेल, दूसरा क्या बताया मैंने, शेप एंड साइज टू द सेल, सेकंड क्या बताया मैंने, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, जो अंदर के इनर डेलिकेट पार्ट्स होते हैं उसको मैकेनिकल चोट से, इंजुरी से बचाती है, ठीक है? और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया, इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो एक बार ब्रीफ में बच्चों हम लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिससे आप भूल ना जाओ। ये बेसिक 3 पार्ट समझ में आ गया। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। What is प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, सेल मेम्ब्रेन की बात है। मेम्ब्रेन राइट इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शंस, कंपोजिशन नेचर एंड फंक्शंस। चलिए क्या लिखना पड़ेगा,
प्लाज्मा it is the thin, delicate, living, outermost covering of every cell. समझ में आ गया कि नहीं? क्या बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? बहुत पतली है, डेलिकेट है, सॉफ्ट है, लिविंग है और सबसे बाहर की कवरिंग है, ठीक है। लेकिन इसके बाहर भी सेल वॉल होती है अगर प्लांट्स हुआ तो, नॉर्मली ये ऑफ एवरी सेल, ठीक है कि नहीं? क्या तो लिविंग मेम्ब्रेन यही है बाहर की, क्योंकि सेल वॉल डेड है तो सबसे बाहर की लिविंग मेम्ब्रेन इज अगेन, चाहे कोई सा भी सेल ले लो, क्योंकि सेल वॉल डेड होती है तो लिविंग तो है, तो सबसे बाहर की लिविंग मेम्ब्रेन यही है, ठीक है। ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है कि नहीं? क्या अब हमको क्या चाहिए? ये हो गया डेफिनेशन। कंपोजिशन, it is made up of two layers of lipids with some proteins embedded in it. embedded होता है धसे हुए होना, ज्यादा सिंपल लिखना है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कितना भी कर सकते हो। अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहते हो तो सिंपली आप ये लिख सकते हो, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लिपिड का मतलब फैट ही होता है बच्चों, ठीक है ना, चर्बी, फैट, ठीक है। तो ये चीज एक ही बात होती है, लिपिड फैट्स। तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दो लेयर है फैट्स की, उसके बीच में प्रोटीन फंसे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब अगला मैंने बताया नेचर। नेचर मैंने बताया था सेमी परमिएबल है ये, ठीक है ना? क्या इट इज सेमी परमिएबल, और इसी को ले सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। इन नेचर, कारण मैं बता चुका हूं क्यों, क्योंकि कुछ चीजों को तो आर पार अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती है। इट इज बिकॉज it allows transport of certain materials across it, whereas restricts transport of certain materials। ये सब साइज पे डिपेंड करता है, कुछ को तो ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है, कुछ को रोक भी सकती है, ठीक है। और अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन। बच्चों 3 फंक्शन बताए मैंने, गिव्स शेप एंड साइज टू द सेल, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा क्या बता दिया मैंने, प्रोटेक्ट्स इनर डेलिकेट पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स इनर डेलिकेट पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, चोट से बचाता है ये, ठीक है। और तीसरा सबसे जरूरी चीज मैंने बताया, इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो इसके आर पार ही ट्रांसपोर्ट होता है। अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये बच्चों हमारे सेल का जो पहला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में हमने स्टडी किया, समझ में आ गया। इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं पूछी जाएगी, ठीक। अब इसके बाद हमारे 2 पार्ट्स और रह गए, न्यूक्लियस को लास्ट में स्टडी करेंगे, बीच वाला हिस्सा क्या, साइटोप्लाज्म, ये सबसे जरूरी है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कामकाजी हिस्से होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये हमारे 8 अलग अलग प्रकार के इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होती हैं,
तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों उसमें हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये तो हो गया सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स, उसके बाद बेसिक डिफरेंसेस, दो प्रकार के जो सेल्स होते हैं हमारे, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, उनके बीच में एक हम कॉलम वाइज डिफरेंस देखेंगे। और फिर एक और प्रकार के हमारे सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनका क्या मतलब होता है, और इसमें भी हम क्या बेसिक कैटेगराइजेशन डिफरेंसेस देखेंगे। तो इसी के साथ फिर बच्चों आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का अपना पहला वीडियो था, इसको अच्छे से देख करके जो मैंने समझाया है वो ध्यान से इसको आप नोट कर लेंगे। बाद में आपको पीडीएफ फॉर्म में भी क्या सारे नोट्स इकट्ठे मिल जाएंगे, मीनवाइल आप ये भी नोट कर सकते हो, सेम ही चीज मिलेगी आपको, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।